नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे सक्षमता परीक्षा के बारे में, क्योंकि जब हम सेंटर पर जाके टीचर लोग का रिव्यू लेते हैं तो कोई कोई टीचर ऐसा भी है जो बोलते हैं सर सक्षमता परीक्षा हम लोग का नहीं लेना चाहिए था। बहुत ऐसे भी शिक्षक लोग हैं जो बोलते हैं ना सक्षमता परीक्षा लेना चाहिए था। आखिर क्यों लेना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि इस हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका उम्र 50 साल से प्लस है। वो लोग को कंप्यूटर पर जो एग्जाम ले रहे हैं बहुत सारी समस्याएं होती है। बहुत सारे शिक्षक जो अभी करंट हैं उन लोग को तो समस्या नहीं होते हैं। वो लोग मतलब कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग का आ जाता है अच्छा तरह से। उन लोगों से मतलब दिमाग में आ जाता है और किस तरह से कंप्यूटर चलाना चाहिए वो आ जाता है। लेकिन जो लोग थोड़ा एजेड है उन लोगों को कंप्यूटर पर एग्जाम देने में बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि जब आंसर क्लिक करते हैं तो उस समय माउस हाथ में कंपन आ जाता है। आखिर ये जो सरकार इस तरह का परीक्षा ले रही है इनको दो पार्ट में लेना चाहिए था। जो ऑनलाइन देने में सक्षम उनके लिए ऑनलाइन लेना चाहिए था, लेकिन जो ऑफलाइन देने में सक्षम उनको ऑफलाइन लेना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार को इस पे कोई सरकार ध्यान नहीं दी। आखिर क्यों नहीं ध्यान दिए, इस मुद्दे पे बात करेंगे। अभी हमारे पास मौजूद है आरजे कंसेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर राहुल सर, क्योंकि सर विद्यार्थी के हित के लिए आवाज एनी टाइम बुलंद करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और शिक्षक लोग के लिए अभी तक कोई सर खड़ा नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे सर अभी जो राहुल सर है ये शिक्षक लोग के साथ खड़े हैं और सर से हम चर्चा करेंगे सक्षमता परीक्षा के बारे में। सर सबसे पहले स्वागत है आपका भी आरजे कंसेप्ट पूर्णिया में स्वागत है। 2-3 बिंदुओं पे आप नोटिस कीजिएगा। पहला आपने प्रश्न किया कि सक्षमता परीक्षा क्या होना चाहिए कि नहीं। देखिए, सरकार लगभग 2006 के आसपास जो है जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, ठीक है, वो कुछ शिक्षक उसमें 2004-05 वाले भी थे, शिक्षा मित्र से वो कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। एवरेज 2005-06 मान लेते हैं हम लोग। तो आप सोचिए कि अगर 2005-06 मान लेते हैं और अभी 2024 चल रहा है, यानी 18-19 साल के बाद सरकार को समझ में ये आई कि जो शिक्षक हमारे 18 साल से कार्य कर रहे थे वो क्या थे, वो टीचर जो थे वो अयोग्य थे। तो इसका मतलब आपकी जो शिक्षा प्रणाली 18 साल किस प्रकार चल रही थी, पहला तो प्रश्न ये है सरकार से कि यदि आप आज मान रहे हैं कि आप सक्षमता परीक्षा का टेस्ट लड़ रहे हैं, खुदा ना करे कि भगवान ना करे कि आपको जो है सारे शिक्षक सफल हो जाएं, अगर सफल नहीं होते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जो शिक्षा प्रणाली पिछले 18 साल से कार्य कर रहा था वो असक्षम था क्या? दूसरी बात, पहला बात तो ये हो गया, अगर आप ये मानते चलो हमसे भूल हो गई, हम भूल सुधार कर रहे 18 वर्ष के पश्चात, हमसे भूल हो गई, हमारे शिक्षक अधिकतर जो है वो क्या कहते हैं कि वो असक्षम है, तो उनको जो है हम चेक कर रहे हैं कौन असक्षम है कौन सक्षम है, सक्षम में कंटिन्यू करेंगे और सक्षम को हम छांटेंगे। तो मेरा उनसे 2-3 निवेदन है सरकार से। पहला निवेदन ये है कि बहुत शिक्षक इसमें ये ऐसे हैं जो 50 साल जो आपने कहा भी वो क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, जो अपना जीवन का कीमती 20 साल 25 साल जो आपको दे चुका है, वो अंतिम समय में वो अब क्या करेंगे अगर वो असक्षम आपके द्वारा घोषित कर दिए जाते हैं तो, ठीक। और अगर आप ये कहते नहीं वो असक्षम है तो शिक्षा प्रणाली को खराब कर देगा, ठीक है, तो मैं मैं कोई एग्जांपल देना चाहता हूं। जब कंप्यूटर प्रणाली आई थी भारत में तो उससे पहले सब कुछ मैनुअल होता था, खासकर बैंकिंग सेक्टर की हम बात करते हैं। तो जब कंप्यूटर बैंकिंग सेक्टर में आया तो जो बैंक के स्टाफ थे वो सभी लोग मैनुअल काम करते थे, उसको कंप्यूटर का जानकारी नहीं था। जो कम एज के टीचर थे उनको ट्रेनिंग करके उसको कंटिन्यू कर दिया गया। जो शिक्षक अधिक एज के थे 50 साल प्लस के थे तो डेफिनेटली है वो टीचर सीख भी नहीं पाएगा, सीखने की भी उम्र होती है, ठीक। तो उनको सरकार ने गोल्डन हैंडशेक एक स्कीम चलाई थी, जिसके थ्रू क्या होता है कि अगर किसी को रिटायरमेंट लेना है आप समय से पहले रिटायरमेंट ले लीजिए, कुछ रुपए काट करके आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इससे दोनों को फायदा हुआ, जो अपने अंतिम पड़ाव में थे उनको भी सुविधा मिल गया, और चूंकि वो कंप्यूटर स्किल सीखने में उनको समस्या होती और कंप्यूटर स्किल नहीं सीखते तो फिर बैंकिंग प्रणाली शुरू हो जाती, तो नए लोग उसमें इसका परिणाम क्या, नए लोग उसमें जुड़े भी, इसका परिणाम हुआ आप देखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर आने के बाद नए नए भर्तियों की बहाली हुई, नए नए भर्तियां निकाले गए और युवाओं का टीम उसमें जुड़ा बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। बैंकिंग में टीचर लोगों को वही बताना चाह रहे हैं, वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये मैं सुझाव देना चाह रहा हूं सरकार को, ये बैंकिंग चूंकि वो भी तो सरकार का अंग है, तो मैं कहना चाह रहा हूं सरकार को कि जो आपका असक्षम शिक्षक आपको लग रहा है
तो आप पहले ये बोल दीजिए शिक्षक को कि कौन शिक्षक ऐसे हैं जो एग्जाम के माध्यम से वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और कौन एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। अगर एग्जाम देना आप नहीं चाहते, खासकर जो 50+ वाले शिक्षक हैं, तो वो आप क्या करिए, वो आप अपना गोल्डन हैंडशेक स्कीम के थ्रू कोई ऐसा स्कीम निकाला जाए, आप समय से पहले रिटायरमेंट ले लीजिए और कुछ रुपए काट करके आपको कुछ रुपए आपको मिल जाएगा, ताकि उसका भी घर परिवार चल सके। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा बिंदु ये है, अगर आपने एग्जाम रखा भी तो आपने ऑनलाइन क्यों रखा, आप ऑफलाइन रखिए। आपने क्या अपने सभी शिक्षकों को क्या आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया? क्या 50-55 साल जिसके हाथ में कंपन है, क्या वो माउस फिर से पकड़ पाएगा? ये भी समस्या देखने को मिला है कि उसका एरो जो होता था वो आगे भाग जाता था, अब वो रोल करके उस एरो को उस क्वेश्चन तक लाने में उसका बहुत सारा समय छूट गया। बहुत सारे ऐसे भी थे जिसको क्वेश्चन तो आ रहा है, और आपको पता है बिहार की साक्षरता पूरे भारत में सबसे निचला स्तर पे है, और खासकर जब खासकर अगर आप क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की बात करिएगा, उसमें भी बिहार बहुत पिछड़ा है। तो उन सभी शिक्षकों को क्या कंप्यूटर चलाने आता है? क्या आपने ट्रेनिंग उनको दिया कंप्यूटर चलाने का? जब नहीं दिया है तो इतना कम टाइम में कंप्यूटर कहाँ सीख पाएंगे? और वो भी इतना टाइट शिक्षण प्रणाली है कि आप शिक्षक जो होते हैं वो छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर पहली बात तो आपको एग्जाम ले रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि आपका शिक्षक असक्षम है, जो आपको 18-19 साल बाद समझ में आया, और अगर आया भी, अगर वो असक्षम हो जाते हैं, अगर वो शिक्षक एग्जाम पास नहीं कर पाते, तब वो अपने अंतिम पड़ाव में क्या करेंगे? वो जहां सरकार 50, 55, 60 साल के आदमी को, जहां सरकार एक से एक सरकारी सामाजिक कल्याणकारी योजना के तहत सरकार जो होता है उसे भत्ता देता है, उसे जो है बेरोजगारी भत्ता, बूढ़ा पेंशन स्कीम वगैरह दिया जाता है, उस एज में आप उसे उस जॉब से वंचित कर रहे हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि आप उसको छांटिए, जो देना चाहते कंटिन्यू उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको कुछ रुपए दे करके, जो नहीं देना चाहता उसको आप स्वतः रिटायर दे दीजिए। क्योंकि इस एग्जाम से शिक्षक की भी किरकिरी होगी, शिक्षा व्यवस्था के पर भी उंगली उठेगा, और सरकार के 19 साल तक इस शिक्षकों को जो रखे हैं उन पर भी उंगली उठेगा। और चलिए आप एग्जाम ले लिए, तो आपको ऑफलाइन एग्जाम देना चाहिए था, आपने ऑनलाइन क्यों लिया? बहुत क्वेश्चन जानने के बावजूद भी वो ठीक नहीं मार पा रहे थे। और चलिए अगर एग्जाम ले भी लिए, क्वेश्चन इतना टफ था, देखिए टफ और इजी तो अब चूंकि अभी क्वेश्चन जो है पूर्णतः तो आया नहीं है, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम है। तो रिव्यू लेने पर बोल रहे थे, बहुत सारे लेडीज भी बोल रहे थे, सीनियर टीचर जो बीपीएससी मतलब टेट करके एग्जाम आए थे, वो लोग भी बोल रहे थे जो ना सचमुच ये क्वेश्चन पूरा टफ था। देखिए कहीं ना कहीं ये जो है ना, सरकार जो है ये चीज़ें, मेरे अकॉर्डिंग मैं सहमत नहीं हूं कि आप जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें आप इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। ये बेइज्जत करना हुआ उन शिक्षक लोगों का, जो, क्योंकि देखिए एक अच्छा प्रश्न आजकल बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मैं एक प्रश्न करता हूं, जो एमबीबीएस या एमडी करके जो डॉक्टर आज पीएमसीएच या बड़े बड़े डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, क्या वो एमबीबीएस एग्जाम फिर से पास कर सकते हैं? क्या नहीं कर पाएंगे। जो यूपीएससी करके जो सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्या उस सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट पे पहुंचने के बाद क्या वो फिर से यूपीएससी एग्जाम पास कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। समझता, हर चीज का एज होता है, एक समय होता है, ठीक है। सोचने की क्षमता, याद करने, यादाश्त क्षमता वो धीरे धीरे कम होते जाता है। यादाश्त क्षमता कम होती है, सोचने की क्षमता कम होती है, ठीक है। अब ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं एक टीचर को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे जुड़े उसका परिवार के सदस्य वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। और हमको लगता है अगर इस तरह करेंगे तो बहुत सारे टीचर, अगर एग्जाम खराब हो गया, एग्जाम अगर वो फेल हो गए, तो अपने बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? वो आपने मतलब पूरा व्यवस्था को तितर बितर करके रख दी है सरकार ने। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप शुरू से लास्ट तक अन्याय कर रहे हैं। हाँ, आप नो डाउट के पाठक साहब का जो शिक्षा में किया हुआ बदलाव है, हम उसके समर्थक हैं। क्यों समर्थक है? क्योंकि देखिए के पाठक साहब ने जो बदलाव किया है ना, उसका प्रभाव आपको आने वाले 5-10 साल में देखने को मिलेगा, नो डाउट। ये शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से, ये सब, ये टोटल चीज वो उधर सही है। उधर मैं उन चीजों को मैं समर्थन करता हूं, मेरे निजी विचार है, ये समर्थन करता हूं। लेकिन जो ये सक्षमता वाला जो एग्जाम है ना, मैं इसका अपने वैचारिक रूप से मैं इसका विरोध करता हूं। सर आप बोले के पाठक सर का ये कार्य ये 5 साल के बाद दिखेगा, लेकिन हम के पाठक सर से ये सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे ज्यादा भ्रष्ट कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है, क्योंकि आप बिहार का कितना ऐसा ग्रामीण स्कूल में गए हैं, के पाठक सर गए हैं निरीक्षण करने के लिए, एक भी ग्रामीण स्कूल है जो स्कूल के लायक है? कहीं क्या कहते हैं घरे नहीं है, कहीं बिल्डिंग है तो उसमें दरवाजा नहीं है, मतलब। और ये हो गया, कोई भी
जितने भी जिला के शिक्षा पदाधिकारी होते हैं सर, वो सिर्फ के पाठक सर को दिखाने के लिए जिला में 3 को 4 को ऐसा स्कूल रख लेते हैं ना। स्कूली व्यवस्था बहुत अच्छा है, ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब हम एग्जाम सेंटर पर रिव्यू ले रहे थे तो वहाँ के सर बोले, आप के पाठक सर को बोलिए यदि वो एग्जाम पास कर जाएंगे तो जितना बड़ा हमको एग्जाम लगे उतना बड़ा हम एग्जाम देंगे। इस पे आप क्या बोलेंगे सर? पहली बात तो किसी पदाधिकारी को डायरेक्ट भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समझिए क्यों नहीं कह सकते बताइए। क्योंकि देखिए हम लोग का जो एविडेंस होता है वो मीडिया के माध्यम से हम लोग कोई चीज़ जानते हैं या सुनते हैं, एग्जैक्ट एविडेंस नहीं होता। दूसरा, हम लोग कितना बिहार में कितना शिक्षक, कितना विद्यालय का हम लोग भ्रमण कर चुके, नहीं कर चुके हैं। तो भ्रष्ट का आरोप डायरेक्ट लगाना हम इससे सहमत नहीं है। और दूसरी बात, डायरेक्ट सहमत नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये मेरा निजी विचार है कि मेरे अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा कि मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं, और ये 5 साल बाद अगर, चूंकि मैं शिक्षा लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी इस लाइन में ही रहूँगा, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव के पाठक सब किए हैं उसका प्रभाव निश्चित रूप में 5 साल में अच्छा ही दिखेगा। ठीक है। और जहाँ तक आपने कहा कि ये स्कूल नहीं कि वो देखिए, अब कोई व्यक्ति जो होता है जब सफाई करता है रूम का, जो 20-25 वर्षों तक रूम गंदा है, उसको सफाई करेगा तो डेफिनेटली एक कोना का सफाई नहीं हो पाएगा, किसी कोई ना कोई कोना अछूता रह ही जाएगा। तो डेफिनेटली अगर कोई बड़े स्तर पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां उसमें होगी, तो ये अलग मुद्दा हो जाएगा। इस पे हम लोग को अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। मुद्दा हम लोग का सक्षमता को लेकर के। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो शिक्षक टीचर के माध्यम से बन के आ रहे हैं वो सभी चीज़ें अच्छी है। सक्षमता पे एक बार सरकार को विचार करनी चाहिए, ठीक है, कि ये एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं, और हो तो ऑनलाइन क्यों लिया भी गया तो फिर जो अगर वो असफल हो जाते हैं तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो क्या करेंगे। जहां सरकार एक कल्याणकारी राज्य के तरह, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सरकार का काम क्या होता है, सामाजिक कल्याणकारी कार्य को राज्य को स्थापित करना। और दूसरी बात, जहाँ एक और सरकार बूढ़े लोगों को या बुजुर्गों को जो होने वाले लोग होते हैं उसको एक से एक वृद्धा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, ये भत्ता, वो भत्ता देता है, वहाँ आप जीवन के अंतिम पड़ाव में उससे रोजगार छीन रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति डिस्टर्ब होने से उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा, साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने वो जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहा, तो उसी तर्ज पे ऐसा विचार करना चाहिए सरकार को कि जो एग्जाम दे के आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं उसको कंटिन्यू करें, जो एग्जाम देना नहीं चाहते हैं उसको स्वतः उसको सेवा से निवृत्त करके कुछ उसको रुपए जो होता है उतना दिन का, उसको रुपए काट करके उसको रुपए देकर उसे स्वैच्छिक रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। इससे शिक्षक की गरिमा बची रहती है, क्योंकि अगर आप मानते हो शिक्षक असक्षम है तो उसको चुनने वाले भी आप ही हैं जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं शिक्षक लोग हैं, आप लोग के साथ राहुल सर खड़े हैं। सर के विचार से आप लोग के मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। और ये जो सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, क्या लेनी चाहिए या न लेनी चाहिए, आप लोग भी अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।